देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबरों के बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। मॉनसून सत्र इस बार भराड़ी सेन में हो रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन तक चलने वाले सत्र का आज पहला दिन है, जहां सदन में सीएम धामी ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेताओं ने विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सदन के पटल पर 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी रखे गए। मॉनसून सत्र का आगाज और आज दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की और मॉनसून सत्र का पहला दिन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। साथ ही 3 विधेयकों को पटल पर भी रखा गया। 3 महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे गए और आज पहला दिन था मॉनसून सत्र का और काफी शांतिपूर्ण तरीके से गया। सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की और सदन के पटल पर 3 विधेयक रखे गए। ये तीनों विधेयक बेहद अहम माने जा रहे हैं। खबरों बढ़ते आगे। भराड़ी सेन स्थित विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए, जिसको लेकर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, क्या कुछ खास बातचीत की, देखिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सर आज पहला दिन सदन में एक तो शोका को प्रस्ताव करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ आप महत्वपूर्ण 2-3 विधेयक भी। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए शिलारानी रावत जी और हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश कैथोड़ी जी के निधन के बाद आज सदन जब आहूत किया गया तो स्वाभाविक रूप से हम सभी माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा और सभी माननीय मंत्रीगण विधायकों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और जो उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व था, जो उनके काम करने की शैली थी, जिस प्रकार से उनके क्षेत्रों में लोकप्रियता थी, सबने स्मरण किया। मैं भी आपके माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। सदन स्थगित अभी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा है, श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए हैं और सदन स्थगित भी हुआ है। जहां तक इसके बाद जब बैठने की बात आएगी तो हमने जो हमारा जो नगर पालिका और नगर निगम के कुछ का जो अध्यादेश है उसके कुछ संशोधन है, उसको लेके अभी उसे पटल पे यहाँ पे रखने वाले हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले दिनों बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था उत्तराखंड के अंदर, जो लोग किसी सार्वजनिक संपत्ति को, कोई निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति उसी दंगा करने वाले, आंदोलन करने वाले, जो हमारे प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनसे की जाएगी। वो भी पटल पे भी रखा जाए। तो विपक्ष लगातार सदन की अवधि कम होने का बात उठाता है, क्या लगता है जब कार्य मंत्रणा समिति होती है तब ये लोग नहीं बोलते या फिर बाहर आके सब? आप देखिए कि सदन आउट हो गया है, जो हमारे पास बिजनेस था उस आधार पे कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो गई है। अब इस पे बोलना बहुत ज्यादा मुझे उचित नहीं लगता। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास समय, जितना हमारे पास बिजनेस होता है, उसी आधार पे हम सदन की कार्रवाई, जो कार्य अवधि है वो तय करते हैं और उसमें सदन बहुत अच्छी ढंग से चल रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 दिन हमारे पास है, जो ज्वलंत मुद्दे किसी के पास है, माननीय विपक्ष के पास है, तो लाए हम सबका जवाब। बजट, अनुपूरक बजट आने, अनुपूरक बजट देखिए, आप ही जानते हैं कि जब कुछ विभागों की अपेक्षाएं रहती है कुछ मदों के लिए, और आप जब ये भी समझिए कि इसी बीच में केंद्र सरकार का बजट आया और हमारी कंटिजेंसी फंड जो होता है उसमें जो गैप आया उसको भरने के लिए हम अनुपूरक बजट ला रहे हैं। अन्य बहुत से विभाग हैं जिन्होंने कुछ हमारे से अपेक्षा है कि उनको यदि जिसमें उनका खर्चा हो गया है उसको लेके हम लोग अनुपूरक बजट ला रहे हैं
और ये कल शाम को 4 बजे प्रस्तुत करेंगे। ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार की तरफ से इस बात को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है कि इस बार जो सदन की अवधि है उस अवधि को लेकर कार्य मंत्रणा समिति में भी बातचीत होती है और ये कहा जा सकता है कि अब जो विपक्षी सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। सत्ता पक्ष की तरफ से सदन सुचारू रूप से चलाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कल आज 3 विधेयक सदन के पटल पर आएंगे और कल अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखने का काम होगा। कैमरामैन इंडिया वाइज। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे, मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और नेता प्रतिपक्ष ने आक्रामक रुख अपना लिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार जनहित के विषयों और मुद्दों पर जवाब देने से बचना चाह रही है, इसलिए सदन को अवधि बेहद कम रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए उनकी एक खास बातचीत। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी बातचीत करते हैं। सर, आज पहला दिन सदन का है, दिवंगत विधायकों के सदस्यों तरफ से, लेकिन सत्ता पक्ष आपको उन सदन की अवधि बढ़ाने को लेकर कुछ सकारात्मक जवाब नहीं देता। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक संवैधानिक बाध्यता है सरकार की 6 माह में सदन आहूत करना। मैं लगातार कह रहा हूं कि एक औपचारिकता पर है, एक रस्म अदायगी है। सरकार जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो जनता के प्रश्न हैं, उससे बचना चाहती है। सरकार कटघरे में खड़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आपदा से पूरा पहाड़ तराई भाबर प्रभावित है, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, जंगल राज कायम हो चुका है। लगातार बलात्कार, गैंगरेप, हत्याएं, डकैती, ये आम रोज की बातें हो चुकी हैं। सरकार असहज महसूस करती है जवाब देने में, क्योंकि सरकार को मालूम है कि हम पूरी तरह सरकार विफल हो चुकी है, फेलियर हो चुकी है। सरकार उन मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए उन्होंने संयुक्त सत्र कर दिया है। क्या लगता है, जो आप लोग लगातार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, यही उनका कहना है कि जितना बिजनेस हम उतना ही काम करेंगे? अब देखिए, बिजनेस लाना सरकार का काम है। सरकार बिजनेस लाए और उसमें ये जिम्मेदारी सरकार की है। अन्य प्रदेशों में क्या सत्र पर्याप्त समय के लिए आहूत नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ मनसा नियत ठीक नहीं है और चाहते हैं कि सत्र कम से कम संचालित हो, जिससे कि 500 प्रश्न है माननीय विधायकों के और विभागवार माननीय मंत्रीगणों को दिन निर्धारित किए गए हैं और 2 दिन का सत्र है। 500 सवालों का जवाब कौन देगा? ये विडंबना है उत्तराखंड राज्य की कि ऐसी सरकार इस प्रदेश में कायम है जो जन मुद्दों से भागना चाहती है, सवालों से भागना चाहती है, बचना चाहती है और चर्चा नहीं करना चाहती, जवाब देने में असमर्थ महसूस कर रही है, असहज महसूस होती है, क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। कल क्या कुछ सदन में आप लोग उठाएंगे, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा आप लोगों के पास और सबकी निगाहें कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर टिकी? देखिए, कानून व्यवस्था बदहाल है, जंगल राज कायम हो चुका है और आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षा बदहाल शिक्षा है और कोटिकरण के नाम पर अब हमारे शिक्षक हैं उनको दोस्त अपने मन मर्जी से भेजा जा रहा है। विद्यालय खाली हो चुके हैं, इंटर कॉलेज खाली हो चुके हैं और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह सरबरा चुकी हैं। तमाम ये मुद्दे हैं और समय जितना हमारे पास है, 2 दिन का समय है, हमारे माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ सदन में उन मुद्दों को उठाएंगे और सरकार निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी होगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। थैंक यू। ये कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, कोशिश ये की जाएगी कि 2 दिन का जो सत्र बचा है, आज पहला दिन समाप्त हो चुका, 2 दिन के इस सत्र में हर उस मुद्दे को उठाने का काम यहाँ पर होगा, जिसमें कहा जा सकता है कि जनहित के जो मुद्दे चाहे कानून व्यवस्था का या दूसरे विषय, उनको विपक्षी सदन के पटल पर उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। कैमरामैन। वही खबर चमोली से है, जहां 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में
सत्र आयोजित किया जा रहा है। सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास भी रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोलकर उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी का झुनझुना पकड़ा दिया है। इस दौरान हरीश रावत के नेतृत्व में रैली भी निकाली गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक से तहसील रोड से गैरसैंण तिराहे तक रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने उपवास रखा और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। महसूस कर रही है, अपमानित भी महसूस कर रही है। आप नहीं मना सकते थे, नहीं मनाते, लेकिन आपने झूठ बोल रहे हैं। लिखा है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, नेशनल हाईवेज में बोर्ड लगा करके रखे हैं। ये अपमान है गैरसैंण की जनता का, ये अपमान है चमोली की जनता का, ये अपमान है उत्तराखंड की जनता का, ये अपमान है राज्य आंदोलन का, ये अपमान है शहीदों का। इसलिए आज जो है हमको उपवास और मोमबत्ती लेकर के राजधानी ढूंढनी पड़ी सड़कों के अंदर। गैरसैंण की सड़कों में राजधानी तो नहीं मिली, हाँ गड्ढे खूब मिल गए, हमको खूब गड्ढे मिल गए और अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नलों में पानी नहीं और सड़कों में मलबा। ये गैरसैंण की पहचान इन्होंने बना दी। 2016 में ही स्पष्ट कर दिया था कि हम 2020 तक गैरसैंण में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और 2022 से पहले गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी ले आएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की और इन्होंने हमको हटा दिया, षड्यंत्र करके हटा दिया और हम उसको सार्थक करते। 2027 में लोग कांग्रेस को लाएं, यदि ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस राजधानी बनाएगी। गैरसैंण के साथ जो धोखा हो रहा है, पिछले 7-8 साल से ठगा जाना, और सबसे बड़ा उदाहरण ठगने का है। बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है, लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी, गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाड़ में होगी, किसी गधेरे में होगी। कहीं हम अपनी बहनों से, भाइयों से, सबसे पूछते हैं, कहीं उसका आता पता नहीं। जो कंसर्न है वो गैरसैंण राजधानी को लेकर है और जिस तरीके से गैरसैंण की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से कर रही है, उसको लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसको आवाज देने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे हैं और अच्छा धरना उनका वहां चल रहा है। इसमें वो लाइव भी है। मेरा उनको धन्यवाद है कि कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जब विषय खत्म हो जाता है, मौन व्रत एक साधन होता है सर। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों पर हरीश रावत जी का विश्वास क्यों है? सदन के अंदर उनको प्रश्न किए जा सकते हैं, जो विषय सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं। सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। इसके मायने ये है हरीश रावत जी को अपने विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है और वो मौन व्रत के कारण सबका ध्यान अपने आकर्षित करने का एक तथाकथित राजनीतिक में अपने को आगे दिखाने का एकमात्र उनका लक्ष्य है। देवभूमि समाचार में ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई गैरसैंण के भराड़ी सेड में शुरू हो गई है। पहले दिन सदन कार्रवाई के दौरान जहां केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वहीं 3 दिन के सदन की कार्रवाई को बढ़ाने की मांग विपक्ष के द्वारा की गई। गैरसैंण के भराड़ी सेन में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई, यानी आगाज हो गया। मगर 3 दिन के लिए सत्र की मियाद को विपक्ष कम बता रहा है। विपक्ष का तर्क है सरकार सिर्फ संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए सत्र को आयोजित कर रही है, जबकि विपक्ष के पास सदन में जनता के मुद्दे उठाने के लिए मुद्दों का अंबार है।
कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से मांग की है मानसून सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि सूबे की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में जनता के मुद्दे उठ सके। देखिए, आज तो कंडोलेंस है, शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी और संभवतः आज कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और संभवतः अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कल से हम नियमों के तहत 310 में, नियम 58 में, मैंने पहले भी कहा कि एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी है। बजट पास करना, अनुपूरक बजट को पारित करना इनका मुख्य उद्देश्य है और जो संवैधानिक व्यवस्था है 6 माह के अंतर्गत सदन को आहूत करना, ये बाध्यता है, इसलिए मैंने सदन आहूत किया है। और मेरा मानना है कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, प्रमुख मुद्दों से बचना चाहती है। पहले भी कांग्रेस सरकार को घेरती रही है और अब और हम मजबूत तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगे, अपने विषय रखेंगे और अपने विषयों को हम सरकार के सामने जनता के मसले नियमों के अनुसार लेकर आएंगे और चाहेंगे कि जनता उनका जवाब दे और यकीनन सरकार की जो कमियां हैं उन सभी कमियों को हम मजबूत तरीके से उजागर करने का काम करेंगे। विपक्ष जहां सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए दबाव डालने का काम कर रहा है, तो वहीं सदन शुरू होने से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि बिजनेस कम होने की वजह से सत्र की अवधि कम है। वहीं पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया, जिस हिसाब से कामकाज था उसी हिसाब से सत्र आयोजित किया गया है। बड़ा अच्छा यहाँ का हमारा मौसम भी है और लोग भी खुश हैं। पूरा बजट भी आने वाला है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से पहाड़ीचरण विधान भवन से चर्चा होगी और पूरा बजट आएगा और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्रों के आयोजन की सीमा घटती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा का सत्र आयोजित होगा तब क्या तारीखों पर तकरार नहीं होगा। विधानसभा सत्र की तारीख और उसकी समय सीमा बढ़ाने को लेकर पहले भी बवाल हुआ और अब भी हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत भराड़ीसैंण में हो चुकी है। आज पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया गया। ये कहा जा सकता है कि सभी विधायकों ने दिवंगत विधायकों के साथ जो पल साझा किए थे उनको यहाँ पर साझा करने का काम किया गया, सदन बताने का काम किया गया और उनके द्वारा जिस प्रकार से क्षेत्र के विकास के लिए काम किया गया उससे सभी विधायकों को प्रेरणा लेने के लिए कहा गया ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके और जनता विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इसके बाद सदन के पटल पर 3 महत्वपूर्ण विधेयक रखने का काम यहाँ पर किया गया। पहला विधेयक मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर रखा गया जिसमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक यहाँ पर रखा गया। उसके बाद शहरी एवं निकायों से जुड़े हुए 2 विधेयक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से रखे गए। ये कह सकते हैं कि पहले दिन की कार्रवाई तो शांतिपूर्ण यहाँ पर रही, लेकिन बाकी बचे 2 दिनों के लिए विपक्ष काफी आक्रामक रुख यहाँ पर अपना रहा है। सदन के पटल पर अनुपूरक बजट भी आएगा और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर होंगे, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था, आपदा जैसे गंभीर विषयों पर सदन में चर्चा कराने की मांग यहाँ पर करा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 दिन और हंगामेदार यहाँ पर रहने वाले, जिसके लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति बना दी, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के लिए रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन के साथ अभय केंद्र, इंडिया वाइज, भराड़ी से। वहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका उत्तराखंड में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुड़की के मालवीय चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। रुड़की में आज साप्ताहिक छुट्टी होने की वजह से अधिकतर बाजार पहले ही बंद है, जिसकी वजह से रुड़की में आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं दिखा। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारत बंद किया गया था। आर्मी के जो साथी सड़क की ओर खड़े हैं, अगर उनको पहुंच रही है, अगर आप भीम आर्मी के लोग हैं। वही खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
इसी क्रम में आज राजधानी के निजी होटल में बीजेपी ने संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ साथ भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सदस्यता महाअभियान का बीजेपी ने शुरुआत की है और इसको लेकर कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं में अलग सा उत्साह भी नजर आ रहा है। तो बीजेपी कर रही है संगठन को मजबूत, जिसको लेकर सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी संस्था एक निश्चित समय पर होती है और जब संस्था होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से संस्था प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है, इसके बाद हमारी जिला कार्यशालाएं होंगी और मंडलीय कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूँ कि उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी संस्था का क्रम बढ़ेगा और इस बार संस्था का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगी, जिसमें संस्था के स्वरूप को निश्चित पहुंचाएंगे। देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे, कोटद्वार क्षेत्र के आबादी वाले इलाके के बीच से गुजरने वाले नाले के पास बने अवैध घरों को हर साल स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि कोटद्वार में पिछले कई सालों में आपदा आने की सबसे बड़ी वजह पनियाली गदेरे में लगातार अतिक्रमण का बढ़ना भी है। गदेरे किनारे लगभग 300 से ज्यादा अतिक्रमण मौजूद है, जिनमें से 270 अवैध निर्माण को प्रशासन की ओर से चिन्हित भी किया जा चुका है। मानसून सीजन के चलते नाला उफान पर बहता है, जिसके चलते नदी किनारे बसे घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि इन घरों में रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन ना तो इन घरों को खाली करवा रहा है और ना ही इन घरों में रह रहे लोगों को अन्य जगह शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन सिर्फ इन घरों को चिन्हित करने तक ही सीमित रह गया है, तो कागजी कार्रवाई में प्रशासन उलझा हुआ नजर आ रहा है। ये तो जो निशान है ना, कम से कम 10-12 साल से लग रही है ना, और ये बार-बार हर साल आते हैं, निशान लगा लेते हैं और परेशान करते रहते हैं ये लोग। और बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना इन लोगों को ये जगह दे रहे रहने के लिए हैं, और न मतलब ना फिर आगे फिर हटाओ हटाओ बोलते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डर तो लगता है कि पानी को देखे जब हटते जा जाता है, लेकिन फिर क्या करें, तो मजबूरी है, रहना पड़ता है। हाँ जी, निशान लगा के छोड़ देते हैं लोग, कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी, ना कोई पूछने आता है, खाली निशान लगाने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर बाद में परेशान करते हैं कि हटाओ हटाओ। वही इतने लोग कहाँ जाएंगे लोग, कम से कम ये तो जगह देनी चाहिए इन लोगों को, जिले ताकि अपने कहीं मकान बना ले या रहने का ठिकाना कर दे। कुछ नहीं कहना मैडम, बस ये डरा ही रहे, बाकी और ये कुछ नहीं कर सकते। ये चिन्हित तो ये कर चुके हैं, पर अभी तक इन्होंने कोई तोड़ का काम शुरू नहीं किया है, ना विस्थापित किया है, ना जमीन अलाउड की है किसी को, ना कुछ किया है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये कार्य ऐसी है। 6 साल से ऊपर हो, ये सबको स्क्रैच करने वाली बात है, डराने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं। डरा के छोड़ दिया है, लोगों के गले में घंटी बांध दी है। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।